आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 से जो 12th का बुक आता है उसका हम लोग विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रह्मांड और सौर मंडल यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें सौर मंडल व ग्रह हैं और इसमें भी आंतरिक ग्रह होते हैं और पार्थिव ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह देखिए कहाँ तक होगा, तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ये इतना हो गया, क्या ये आंतरिक ग्रह ग्रह हो गया। और यहाँ से ये जो है ये बाह्य ग्रह में आता है, यानी जोवियन ग्रह इसको बोलते हैं। इसमें आ जाएगा कौन कौन, तो इसमें देखिए है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ये सूर्य का क्रम भी देख लीजिए, पहले सूर्य के सबसे नज़दीक पूछेगा तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम भी वही है। आप इसके लिए ट्रिक भी बनाया हुआ है, ट्रिक को पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हो गया और अभी तक अनवरत जारी है। अब यही बिग बैंग थ्योरी जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। तारा का रंग अगर पूछेगा कि किसका सूचक होता है, तो उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन है, तो सूर्य है। आगे देखिए, हमारी आकाश गंगा जो है उसका वो मतलब दुग्ध मेखला है, तो मतलब किस प्रकार का है, तो ये सर्पिलाकार है, ये यानी स्पाइरल है या अंडाकार मतलब दिखता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे बोलते हैं, तो कोपरनिकस को बोलते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी गोलाकार है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंदाकिनी की सबसे चमकीले और सबसे ठंडे तारों का जो क्षेत्र है उसे ओरियन नेबुला कहते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात करेंगे, तो तारों द्वारा मुक्त उष्मा के आधार पर उसकी आयु पता चलता है। आगे देखिए, इसमें है कि ब्रह्मांड से संबंधित मत प्रमुख अवधारणाएं, जैसे कुछ क्लैडियस टॉलमी ने कुछ बोला है, फिर निकोलस कोपरनिकस ने बोला है। तो देखते हैं, क्लैडियस टॉलमी ये मिस्र यूनान के 140 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले भू केंद्रित अवधारणा यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये बोले थे कौन, क्लॉडियस टॉलमी। जबकि आगे देखिए कौन वैज्ञानिक, फिर कोपरनिकस क्या बोले, इनका पुस्तक है एक कॉमेंटेरियस। ये सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, और ये बात सच भी है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अच्छा, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य से संबंधित तथ्य में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, यानी सूर्य पृथ्वी से कितना कम से कम दूर है, तो 14.70 मतलब 14.70 करोड़ किलोमीटर किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से अधिकतम अगर सूर्य की दूरी देखते हैं तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी अगर मिलाएंगे तो मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास पूछेगा तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का आयतन पूछेगा तो पृथ्वी से 13 लाख गुना उसका आयतन ज़्यादा है, सूर्य का आयतन। और द्रव्यमान कहेगा तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है पृथ्वी से सूर्य का द्रव्यमान। तलीय गुरुत्व कहेगा तो पृथ्वी के तलीय गुरुत्व से 28 गुना ज़्यादा सूर्य का तलीय गुरुत्व है। केंद्रीय घनत्व कहेगा तो 100 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसका रासायनिक संगठन अगर सूर्य में देखते हैं तो 71% हाइड्रोजन का बना हुआ है, 26.5% हीलियम है और अन्य तत्व है 2.5%। फोटोस्फीयर ताप अगर सूर्य का देखते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस उसका सतह का ताप है, यानी बाहर का। आगे देखिए, सूर्य के केंद्र का ताप देखिएगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसको 15 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है। सूर्य के धब्बों का ताप कहेगा कि सूर्य में जो धब्बा दिखाई देता है उसका ताप तो 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो 10 टू द पावर 26 जूल प्रति सेकेंड है। केंद्रीय दबाव सूर्य का देखिएगा तो 1 अरब एटमोस्फेयर है। सूर्य पर घूर्णन अवधि, यानी सूर्य अपने अक्ष पर कितना देर में घूर्णन करता है, तो 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, और ध्रुवों के सापेक्ष अगर सूर्य देखिएगा तो 33 दिन में घूमता है। सूर्य की आयु कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है, तो 10 बिलियन वर्ष होता है लगभग में। सूर्य के प्रकाश की गति तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है उसका गति इस प्रकाश का। फिर आगे देखिए, हमारी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लग जाता है। पूरा आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा, वो भी तो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको लगभग सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है।
सूर्य में ऊर्जा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस अथवा प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट जो स्थित तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी दूरी कितना है तो 4.24 प्रकाश वर्ष है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी। आगे देखते हैं, पृथ्वी के परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगाती है चक्कर। इधर आइए, इधर है कि मतलब किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, अगर अपने अक्ष पर घूमेगा तो परिभ्रमण, और अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो परिक्रमण, याद रखिएगा। दिन रात किस कारण से होता है तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है तो इसीलिए दिन रात हो रहा है। ग्रह क्या है तो वे आकाश अप्रकाशहीन पिंड है, यानी प्रकाश उसमें नहीं होता है। हाँ, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है ग्रह। पृथ्वी किन ग्रह के बीच में स्थित है तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। आकाश में कितने तारामंडल हैं तो टोटल 89 हैं, इसमें 88 दिया है। आकार के अनुसार देखिए तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे थोड़ा सा छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा बुध हो जाएगा, आकार में भी और द्रव्यमान में भी। घनत्व के अनुसार अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व किसका है शनि का है। शनि का इतना कम घनत्व है कि ये पानी में भी तैराया जा सकता है, ऐसा बोला जाता है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। ये भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी, उसके बाद बुध का घनत्व है, फिर शुक्र का घनत्व है, तब मंगल का घनत्व है, तब वरुण का, तब बृहस्पति का, तब अरुण का, उसके बाद में शनि का। अब आंतरिक ग्रह देखते हैं, या पार्थिव या इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं या अधिवासीय ग्रह, तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। अब बाह्य ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है। सूर्य से अगर दूरी के अनुसार देखते हैं अवरोही क्रम में तो सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, और सूर्य से सबसे दूर कहेगा तो वरुण है। सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकट में बुध है और सबसे दूर वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बताइए, कि मतलब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है तो सबसे मतलब ज़्यादा समय में कौन लेता है और सबसे कम समय कौन लेता है तो सबसे कम समय लेता है ये बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी वरुण जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है और वरुण का परिक्रमण वेग सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं बुध का परिक्रमण वेग, वो देख लिए। अब परिभ्रमण के अनुसार देखिए कि अपने अक्ष में घूमने में कौन मतलब कितना टाइम लेता है से, तो परिभ्रमण हो गया कि अपने अक्ष पर घूमेगा, तो बृहस्पति जो है आरोही क्रम कह रहा है, आरोही यानी आरोही देख लीजिए, आरोही क्रम। तो बृहस्पति को जो है वो मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, धीरे धीरे बढ़ना। तो बृहस्पति को सबसे अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लगता है, उसके बाद शनि को, उसके बाद अरुण को, उसके बाद वरुण को, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र। ये अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में यानी परिभ्रमण वेग सबसे कम किसका है तो बृहस्पति का है, सबसे ज़्यादा किसका है तो शुक्र का है। आगे देखिए, हमारे सौर मंडल में 99.86% द्रव्यमान जो है वो सूर्य में ही निहित है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो पृथ्वी की आकृति सबसे पहले पूछता है कि कैसी आकृति है पृथ्वी का, तो जियोड है, यानी भूआभ जियोड बोल सकते हैं। इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना पूछेगा तो कितना है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कहेगा तो 12,756 किलोमीटर। इसका ध्रुवीय परिधि कहेगा तो 40,008 किलोमीटर के करीब में। विषुवतीय रेखीय अगर मतलब या भूमध्य रेखीय परिधि कहेगा तो 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का तो 5.97 गुने 10^24, यहाँ 6 भी दे सकता है कि 6 गुने 10^24 kg आता है द्रव्यमान पृथ्वी का। जलीय भाग पृथ्वी का 71%, स्थलीय भाग कितना है पृथ्वी का तो 29%, यानी 70-30 भी दे सकता है। आयतन देखिए पृथ्वी का तो 10.83 गुने 10^11 घन सेमी है। औसत घनत्व पृथ्वी का 5.52 यानी पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु पूछता है तो 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल पर क्षेत्रफल कहता है पृथ्वी का तो ये मतलब 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय पृथ्वी को मतलब कितना टाइम लगता है अपने अक्ष पर घूमने में तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटा। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कहते हैं उसको, तो परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। फिर देखिए परिक्रमण वेग कितना है इसका, यानी सूर्य के चारों ओर किस स्पीड से घूम रहा होता है तो ये 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूम रहा होता है।
पृथ्वी परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? तो 96,000 किलोमीटर मतलब घूमने में लंबाई है उसका। सूर्य से न्यूनतम दूरी पृथ्वी का 14.70, ऊपर भी देखे थे। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लग जाता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। फिर उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल की ऊंचाई अगर देखते हैं सर्वाधिक तो 8,048 मीटर है पृथ्वी से। पृथ्वी पर मतलब समुद्र तल से देखते हैं सबसे ऊंचा क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो मतलब इतना ऊंचा है। समुद्र तल से अगर गहराई देखते हैं पृथ्वी के स्तर में से, तो 11,033 मीटर है मेरियाना ट्रेंच, और यह प्रशांत महासागर में पड़ता है। बृहस्पति और शनि के बीच कौन कौन सी मतलब गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। डायमंड रिंग का दृश्य कब देख सकते हैं? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देख सकते हैं, डायमंड रिंग का दृश्य दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तब डायमंड रिंग। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको 1/4 कम कर देते हैं तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने से सबसे अधिक संभावना होगी, यानी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। फिर आगे देखिए, इसमें है कि वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होगा तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। हेली बॉब या हेली क्या है? तो हेली पुच्छल तारा है, कॉमेट है। अब ग्रह से संबंधित तथ्य देखिए, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन था? बुध था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन है? तो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन है? तो पृथ्वी है। सबसे चमकीला कौन है? तो शुक्र है। लाल ग्रह किसको? मंगल को। भोर का तारा शुक्र को, शाम का तारा ये भी शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा बहन ये भी शुक्र को। छल्ले वाला ग्रह तो अरुण और शनि, ऐसे तो शनि है लेकिन अरुण भी ऑप्शन में होगा तो लगा सकते हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, तो सबसे लंबा साल होता है वरुण का, क्योंकि सूर्य से सबसे दूरी भी है। और सबसे छोटा वर्ष वाला कौन है? तो बुध है, क्योंकि बुध की सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह, यानी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, दिन में कुछ और रात में कुछ और, तापांतर हो गया ये, तो ये बुध का होता है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह तो शनि का होता है। शनि का उपग्रह ज़्यादा हो गया है, पहले बृहस्पति था। हरे रंग को दिखाई देने वाला ग्रह तो अरुण है। धुरी पर सबसे ज़्यादा तेज गति से परिभ्रमण करने वाला, यानी अपने मतलब धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, तो बृहस्पति घूमता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति किसका है? तो शुक्र का है, ऊपर पढ़ा चुके हैं। समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला, मतलब परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान है, किसका? तो शुक्र का। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह तो मंगल, यानी पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जो दिन की अवधि है वही मंगल के दिन की अवधि भी होता है, लगभग समान है। पृथ्वी का समान एकदम अच्छी झुकाव भी किसका है? मंगल का है, इसीलिए तो समान है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह तो ये भी मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह तो ये शुक्र और अरुण है, जो पूरब से पश्चिम चलता है। बाकी बात पृथ्वी हो गया, और भी जो ग्रह बचा वो सब पश्चिम से पूरब चलता है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला कौन है? तो ये अरुण है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का, हाँ पूर्व से पश्चिम देता है, ये गलत भी हो सकता है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह, मतलब सबसे तेज गति से, तो बुध करता है। और सबसे न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह तो वरुण है, क्योंकि वरुण सबसे दूर में है, बुध सबसे नज़दीक में है, इसलिए परिक्रमा भी उसी हिसाब से होता है। अब यहाँ पे कोई मान लीजिए वस्तु है और एक ठो यहाँ से घूमेगा और एक ठो यहाँ से घुमाएंगे, तो इसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये ऐसे होता है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है, तो ये शुक्र और अरुण है। काहे कि घूम रहा था कैसे? पूर्व से पश्चिम घूम रहा था, इसीलिए इसका सूर्योदय पश्चिम में होता है। अब पृथ्वी कैसे घूमता है? तो पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ जीवन भी है तो इसीलिए ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। बृहस्पति का वलय जो है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो बृहस्पति का वलय सिलिकेट का बना होता है। जब एक महीना में दो दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहेंगे? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। अरुण जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लेता है? तो 84 साल लेता है अरुण सूर्य के चारों ओर घूमने में। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना लेता है? 29.5 साल लेता है ये शनि। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा याद रखिएगा, नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान जो है और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये मंगल ग्रह का है, जो पृथ्वी के लगभग समान है, अक्ष का झुकाव भी और दिन का मान भी वो समान है। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा।
वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, तो वलय में बृहस्पति का भी, शनि का भी, अरुण का भी और वरुण का भी होता है। ऐसे मोस्टली शनि ही देता है, अरुण भी देता है, बृहस्पति वरुण भी, याद रखिए। सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह तो सेरस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन है। यानी सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा ना तो वो फिर गैनीमेड होता है जो बृहस्पति का है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कह रहा है, इसीलिए टाइटन है। अब आगे देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स जो है वो केवल पूर्णिमा के दिन, ऐसे याद रखिएगा। सुगा यानी सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। शांति का सागर किस उपग्रह पर है तो चंद्रमा पर है। फोबोस डिमोस किसका उपग्रह है तो मंगल का है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। आगे देखते हैं यहाँ से। हाँ, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं या क्यों नहीं सुन पाते हैं तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं है तो एक दूसरा का बात नहीं सुन पाता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है। हाफ मून होगा तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, याद रखिएगा। हाफ मतलब मून होगा, अर्धचंद्र होगा तब। कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता, सबको सोख लेता है। तो इसका कारण क्या है, इसका उच्चतम घनत्व के कारण, ब्लैक होल में उच्चतम घनत्व के कारण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार 1/6 हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना मतलब उत्तरदायी होता है तो कृष्ण वीवर, यही कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल के कारण तारों का नष्ट होना मतलब उत्तरदायी है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी कौन दिया था तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण जो है वो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो है क्या कहलाएगा तो नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है तो सब ब्रह्मांड में सबसे दूर इकारस है। इकारस सबसे दूर स्थित तारा। तारों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई है तो प्रकाश वर्ष, यानी दूरी का ही मात्रक है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहती है, याद रखिए। आगे देखते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत कर देता है तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह। ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में मिल जाएगा आपको तो मंगल बृहस्पति। उल्का किसे कहते हैं तो उल्का कहते हैं टूटता हुआ तारा को। पृथ्वी के कितना उपग्रह है तो एगो खाली चंद्रमा। मंगल के दूगो फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के तो बृहस्पति का बढ़ गया है, ऐसे इसमें 79 दिया है। शनि का कितना है तो 82 है। और अरुण का कितना है 27 उपग्रह है। और वरुण का उपग्रह 14 गो है। अब देख लीजिए ये 1984 में बी गार्डिनर और जोसेफ फार्मन था और जे संकलिन, ये तीनों ओजोन छिद्र का खोज किया था। ओजोन छिद्र का खोज किसने किया है तो गार्डिनर, फॉरमैन और संकलिन 1984 में अंटार्कटिका के नीचे शायद किया था। आगे देखते हैं पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर। तो देखिए सबसे पहले विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो कौन सा दिन, ऐसा दो डेट है तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दो दिनों में मतलब विषुव को मतलब दिन रात की बराबर होता है। वर्ष भर दिन रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं तो भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा तो ये विषुवत रेखा पर ऐसा होता है। अब ऋतु परिवर्तन चक्र देख लीजिए, ये पूरा आपका साइकिल बनाया हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है 23.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 22 दिसंबर तो उत्तरी गोलार्ध को सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर। 21 जून तो ये उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 21 जून और सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर। आगे देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना, ये मौसम परिवर्तन का मेन कारण है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तभी मौसम परिवर्तित हो रहा है और अपने अक्ष पर भी झुका हुआ है। परिक्रमण के कारण देता है, ऑप्शन में दे देगा कि मौसम परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को और सबसे छोटा कहेगा तो 21 जून को। यानी ये वाला उल्टा हो जाता है दक्षिणी में। उपसौर यानी पेरिहेलियन, जब पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर हो तो इसे उपसौर कहते हैं। यानी सूर्य के निकट आप पृथ्वी अगर चल आया
तो उसी को पेरीहेलियन कहते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। आप सौर, तो पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, यानी सूर्य से ढेर दूर में होगा पृथ्वी, तो इसको आप सौर कहेंगे, और ऐसा स्थिति 4 जुलाई को बनता है। आगे देखिए, ग्रीष्म अयनांत जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं, तो ग्रीष्म अयनांत मनाते हैं 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटा होगा, तो 21 जून को ही आपका मतलब सबसे छोटा होगा दोपहर में, 21 तारीख को, याद रखिएगा। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, मतलब वार्षिक सालों भर का जो तापांतर होता है वो बहुत न्यूनतम होता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा और विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों एक बिंदु पर काटता है अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश तथा शून्य अक्षांश देशांतर का बिंदु प्रतिच्छेदन कहाँ है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर से गुजरती है, तो 97 डिग्री 25 पूर्व से पूर्वी देशांतर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, 40,075 किलोमीटर। इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई पूछ रहा है। ग्लोब के 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर किसी वृहत वृत्त का निर्माण करती है, तो 180 डिग्री देशांतर पर। अब ये आपका दे दिया है कि अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे काटा हुआ है, यानी इधर से ये देखिए, अगर इस तरीका से काटा हुआ है तो ये हो गया अक्षांश, और इस तरीका से काटता है तो वो होता है देशांतर। यहाँ कर्क रेखा ऊपर में होता है, विषुवत रेखा बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच में, और मकर रेखा नीचे में होता है उसके। और सबसे ऊपर कहेगा तो यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है और यहाँ अंटार्कटिक वृत्त है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 66.5 डिग्री साउथ हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया कर्क रेखा, 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ कहेगा तो ये मकर रेखा। यानी कर्क और मकर 23.5, लेकिन ये उत्तरी और ये दक्षिणी। आर्कटिक और अंटार्कटिक 66.5 डिग्री, लेकिन ये उत्तर में और ये दक्षिण में। और विषुवत रेखा तो 0 है, ये है। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, और नीचे देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। बस यही तो पूरा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश यानी क्वालेट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा पर पूछता है कि कौन सा देश स्थित है, कौन सा नहीं है। तो विषुवत रेखा बीचों बीच आप देख रहे थे ना, तो वहाँ पे कौन कौन सा इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड में कौन कौन सा देश उस पर आ जाता है विषुवत रेखा पर, तो साओ टॉम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, यानी कांगो दोनों है, गणराज्य भी और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य अलग है वो भी। गैबोन भी, युगांडा भी आता है, केन्या भी आता है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किराबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इतना देश जो है वो विषुवत रेखा पर एकदम स्थित है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्राज़ील आ जाएगा विषुवत रेखा, कोलंबिया आ जाएगा विषुवत रेखा, इक्वाडोर आ जाएगा, किरबाती आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा विषुवत रेखा, सोमालिया भी विषुवत रेखा, युगांडा, केन्या, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो, गैबोन और साओ टॉम प्रिंसेप, ये सब हो गया एक विषुवत रेखा पर आ जाता है। अब कर्क रेखा यानी विषुवत के थोड़ा सा ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी वाला में, तो इसमें हवाई द्वीप आ जाएगा, बहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। भारत भी है कर्क रेखा पर, म्यांमार है, ओमान है, मैक्सिको है, माली है, नाइजर है, चाड है, सऊदी अरब है, बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात है, चाइना है और ताइवान है, याद रखिएगा। यानी लगभग 18 देश के करीब में कर्क रेखा पर है। और फिर नीचे मकर रेखा पर भी है, जैसे ब्राज़ील भी है मकर रेखा, विषुवत रेखा में भी था ब्राज़ील, पराग्वे है, अर्जेंटीना, चिली है, नीचे में फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया है। ये सब हो गया कहाँ, मकर रेखा पर था। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। भूपपटी के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है 46.6% पर। यदि 2 स्थान के बीच में 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है, तब उनके बीच कितना घंटा, 6 घंटा का अंतर। यानी 1 डिग्री के अंतराल पर, यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है, 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के बीच 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है। और यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री देशांतर, 90/6 करके। फिर आगे यहाँ देख लीजिए, मिस्र की राजधानी काहिरा जो है, यह स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है काहिरा। अश्व अक्षांश कितना से कितना डिग्री को कहते हैं, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड जो है वो निकेल और लोहा का बना होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच किस देशांतर पर रेखा सुबह 6:30 बजेगा, तो 0 डिग्री देशांतर पर बजेगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, काहे कि भारत का मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, याद रखिए। यानी अफ्रीका महाद्वीप ऐसा फैलल है ना कि वो मतलब इसमें कर्क रेखा भी आता है, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा तक भी। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैस और धूल के कण से हुआ है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो ओ स्मिड ने कहा है, ओ स्मिड ने। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी का जो उत्पत्ति है वो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म के आधार पर जो मिलता है उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं तब। यदि किसी स्थान पर 6 बजा है और उसी समय ग्रीनविच में अगर 3 बजा है तो उस स्थान का देशांतर निकालिए, तो ये 45 डिग्री पूर्व होगा। विश्व के कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो ये 24 गो टाइम जोन में बांटा हुआ है विश्व को। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। यानी विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ में कह रहा था, उत्तरी गोलार्ध में, तो वो तो आर्कटिक होगा। और यही 66.5 डिग्री साउथ कहता तो वो अंटार्कटिक होता। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश कितना है? तो 181 है। 90-90 और एक ऊपर नीचे अगर जोड़िएगा तो वही 181 या 180 देता है। 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, 0 डिग्री देशांतर से। अच्छा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है किस किस देश से होकर गुजरती है? तो यूके से तो गुजर ही रहा है ग्रीनविच से, फिर फ्रांस से भी, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका से गुजरता है, याद रखिएगा। ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ज्वाला चट्टानें और ज्वालामुखी। चट्टान और ज्वालामुखी में हम लोग देखिए, चलो शुरू करते हैं। चट्टान का वर्गीकरण, तो ये आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी होता है और रूपांतरित चट्टान होता है। जो जीवाश्म रहित होता है यानी जीवाश्म जिसमें नहीं पाया जाएगा वो हो गया आग्नेय चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान के क्षरण से ही होता है, यानी समझ गए। आगे देखते हैं, संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान है? तो लगभग संपूर्ण क्रस्ट जो भी है तो उसमें क्रस्ट में 75% अवसादी चट्टान है। आग्नेय चट्टान से मतलब कौन सा शैल बनता है वो देखिए। ग्रेनाइट हो गया आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान और बेसाल्ट ये भी। ग्रेनाइट से आपका नीस बन जाएगा, ये रूपांतरित चट्टान फिर कहलाएगा। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है और बेसाल्ट से सिस्ट भी बनता है, और बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और सिस्ट दोनों बनता है। नीस ग्रेनाइट से बनता है। अब अवसादी चट्टान से भी रूपांतरित होता है, जैसे सैल से स्लेट बन जाएगा, इधर हो गया अवसादी चट्टान सब। चूना पत्थर और डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, बालुका पत्थर से क्वार्टाजाइट बनता है, कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टाजाइट बनता है, और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनता है। यानी बिटुमिनस कोयला, कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब सैल, ये सब अवसादी चट्टान हो गया। अब कुछ रूपांतरित चट्टान से भी रूपांतरण होता है, जैसे देखिए स्लेट बना था, स्लेट से फिर फाइलाइट बनेगा, फाइलाइट से सिस्ट बनेगा और ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनेगा। ये हो गया आपका रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है आग्नेय और अवसादी दोनों से होता है। अभी देखे थे ऊपर हम लोग, संगमरमर चट्टान जो है, संगमरमर है, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर बना था अवसादी से, देखिए यहाँ पे चूना पत्थर था, इससे बन गया संगमरमर, तो संगमरमर हो गया रूपांतरित चट्टान और चूना पत्थर था अवसादी चट्टान। आगे देखते हैं, चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान होता है। चट्टान जो बनता है तो उसमें ऑक्सीजन 46% लगभग में रहता है, सिलिकॉन रहता है 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा रहता है 5%, कैल्शियम रहता है, सोडियम रहता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसीलिए मतलब आप पढ़िएगा तो पृथ्वी में पाया जाने वाला मात्रा जो देता है, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन 46 है, सिलिकॉन है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, तब लोहा है, इस तरीके से होता है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक कठोर चट्टान, तो ये रूपांतरित चट्टान होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ, सर्वाधिक कठोर चट्टान आग्नेय होगा, यार गलती दिया है। पृथ्वी के अंदर पिघले गए पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे? तो प्लूटोनिक चट्टान। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा है वो फिर ठोस ऊपर आके बनता है तो उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ओजोस डेल सैलाडो, ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली में है। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी अगर निकल रहा है तो समझिए उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 गो, एगो सक्रिय है यानी एक्टिव, एगो सुसुप्त है और एगो मृत है। मृत ज्वालामुखी से कभी नहीं निकलेगा, सुसुप्त से कभी निकलेगा, कब नहीं निकलेगा मालूम नहीं है, और सक्रिय से हमेशा निकलता है। देख लीजिए फुल फॉर्म इसका डिफिनेशन भी, कि वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो जाएंगे, तो ये सुसुप्त हो गया। ज्वालामुखी निकलने वाले पदार्थ देखिए, ज्वालामुखी से जो निकलता है पदार्थ 3 भाग में बांटा गया है। गैस व जलवाष्प देखिए पहले, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे पहले गैस एवं जलवाष्प बाहर आता है। जलवाष्प की मात्रा इसमें 60 से 90% जलवाष्प होता है ज्वालामुखी में। अन्य गैस में CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है।
फिर विखंडित पदार्थ होता है, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानों के टुकड़े यानी टफ, मटर के दाने आकार वाले टुकड़े यानी लैपली, कुछ इंच से फिट लेकर के ये मानो बड़े बड़े चट्टानी ब्रेसिया आदि धरातल पर निकलते हैं। फिर लावा देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जब धरातल पर आकर के बिखर जाएगा तो वो फिर लावर बन जाएगा सूखने के बाद। लावा का ठंडा होने के बाद फिर आग्नेय चट्टान बन जाता है, याद रखिएगा। किस प्रकार के लावा में सिलिका ज़्यादा होगा, तो अम्लीय लावा में सिलिका ज़्यादा होता है। अंडमान निकोबार का जो नारकोंडम द्वीप है उस पर स्थित ज्वालामुखी यानी नारकोंडम द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो सुसुप्त है, यानी भविष्य में कभी उसमें उद्गार हो सकता है। माउंट किलिमंजारो ये शांत ज्वालामुखी में आता है। माउंट किलिमंजारो शांत है यानी मृत है, वो मर गया है, अब नहीं निकलेगा उससे। ये आपका ज्वालामुखी देख लीजिए किस तरीके से ऊपर आता है, फिर लावा बहता है, फिर होता है। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा सबसे ज़्यादा एक्टिव, तो किलायु हवाई द्वीप में ये पड़ता है, यहाँ से अक्सर निकलते रहता है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर कहेगा तो ओलंपस माउंस ज्वालामुखी है, और सबसे सक्रिय कहेगा तो किलायु है हवाई द्वीप में। ये ओलंपस माउंस जो है ये मंगल ग्रह पर है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अच्छा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं, यानी लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, तो ये माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी पर्वत जो है वो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, एगो पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, नाम है उसका माउंट सेंट हेलेंस, तो ये अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ है, किस देश में, तंजानिया में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है, हवाई द्वीप समूह अमेरिका में। अंटार्कटिका का एक ही को सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट एरबुस यानी इरेबस ज्वालामुखी। इरेबस पूछता है कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका में। ईरान के दो गो मृत ज्वालामुखी है, एगो कोह सुल्तान है, एगो देवमंद, मृत है, बंद हो चुका है इस समय। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका और इंडियन प्लेट के बीच महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं, यानी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका, इंडियन प्लेट का महाद्वीपीय पेटी, ये तीनों ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहेंगे, तो क्रेटर कहते हैं। फिर उसके बाद में अमेरिका का रेनियर, हुड और साइस्ता, ये सब ज्वालामुखी श्रेणी जो है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु है। आगे देखते हैं, विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम देख लीजिए, कौन कौन एक्टिव है और कितना ऊंचा पर है, तो ऊंचाई नहीं पूछता है, देश खाली याद रख लीजिए। तो कीटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में है, क्लेचुवस्कया ज्वालामुखी ये रूस में है, ये सब सक्रिय है, याद रखेगा, उद्गार होते रहता है। वेनेग्रल ज्वालामुखी ये अलास्का अमेरिका में है, कैमरून में है, इरेबस अंटार्कटिका में है, निरागोंगो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, इलियामना ये अंतुआन श्रेणी अमेरिका में है, एटना ये सिसिली इटली में है, माउंट बेकर ये कॉस्केट श्रेणी में है, चिल्लन ये चिल्ली में है, माउंट न्यामुरागिरा ये कांगो में है, विल्ली राका ये चिल्ली में है, माउंट रूहापेहू ज्वालामुखी ये न्यूजीलैंड में है, पोरेक ज्वालामुखी पोरक मैक्सिको में है, असामा ज्वालामुखी जापान में है, सेंट हेलेंस पर्वत अमेरिका में है, नागाउ होए नगाउरुहोए ये न्यूजीलैंड में है, हमवाला ज्वालामुखी आइसलैंड में, विसुवियस इटली में है, ये इंपॉर्टेंट है, किलायु हवाई द्वीप में अमेरिका में, अस्ट्राम्बोली इटली में, लिपारी द्वीप पर है भूमध्य सागर में। विश्व का सबसे ऊंचा अगर कहेगा जो सक्रिय ज्वालामुखी तो कीटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का जो मेखलाबद्ध वर्गीकरण होता है वो 4 भाग में। ज्वालामुखी मेखला देखिए, पहला परिप्रशांत मेखला महासागरीय मेखला, फिर दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, और चौथा अंतरापेटीय ज्वालामुखी होता है। क्षारीय लावा शंकु को और किस नाम से जानते हैं, सिल्ड शंकु कहते हैं। क्षारीय लावा शंकु को अलास्का में जो कटमई पर्वत है उसको 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब भारत एवं सुनामी भी देख लेते हैं। तो भूकंप के कारण ज्वालामुखी की मतलब भूकंप के प्रमुख कारण, मतलब भूकंप अगर आता है तो उसका कारण क्या है, तो पहला ज्वालामुखी क्रिया है, फिर भ्रंश और संपीड़न की क्रिया के कारण, फिर समस्थिति समायोजन या भू संतुलन होता है इसके कारण, प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया के कारण, और प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण, इसमें पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है, तो इसका पूरा ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ देखिए, भूकंपीय तरंग में पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। प्राथमिक एवं लंबवत तरंग किसे कहते हैं, तो पी तरंग को। प्राथमिक यानी प्राइमरी या लंबवत तरंग बोलेंगे इसको। एस तरंग, तो एस तरंग हो गया अनुप्रस्थ या गौण तरंग, इसको ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स है ये। आगे देखिए, एल तरंग जो है ये सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सबसे अधिक होता है, यानी इसका गति कम होगा लेकिन तेजी से फैलेगा ये, मतलब तीव्रता ज़्यादा होता है।
पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होता है और सबसे तीव्रता सबसे कम होता है। एक होता है कि मतलब तरंग की गति, यानी तरंग की गति कितना है से, और मतलब तीव्रता मतलब हो गया कि कितना तेज़ी से फैल रहा है, तो वो होता है। तो इसमें सबसे कम अगर पूछेगा, एल तरंग का सबसे गति कब से सबसे कम है, लेकिन तीव्रता सबसे ज़्यादा है, याद रखिए। इसी के उल्टा में पी में है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जो मापता है तो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापने का 3 स्केल होता है। एगो रॉसी फेरल स्केल होता है जो 1 से 11 तक उसमें मापक का मान होता है। मर्केली स्केल में भी 1 से 12 तक होता है, लेकिन रिएक्टर स्केल है ये लघुगणकीय मापक है और इसमें 0 से 10 तक के होता है। वो दोनों में 12 तक के था। अच्छा, रिएक्टर स्केल जो है इसका प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना ज़्यादा होता है। जैसे 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो 10 गुना उससे ज़्यादा होता है। उसकी तीव्रता अधिक व्यक्त मतलब दिखाता है उसमें। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है, तो भूकंप केंद्र। जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंग अनुभव होगा उसको क्या बोलेंगे, तो भूकंप केंद्र बोलेंगे। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहते हैं, तो ये पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को कहते हैं। विश्व का वो भूकंप राजधानी है। भूकंप के प्रकार देख लीजिए। प्लेट विवर्तनकी के अनुसार अगर भूकंप के प्रकार और गहराई दिया हुआ है, छिछले केंद्र वाला होगा तो 0 से 35 किलोमीटर गहरा तक जाएगा। अगर मध्यम केंद्र वाला होगा तो 35 से 75 किलोमीटर तक जाएगा वो। और गहन केंद्र वाला होगा तो 100 से 350, पातालीय केंद्र वाला होगा तो 350 से 700 किलोमीटर गहराई तक जाएगा, सोच लीजिए। भूकंप अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। इसको सिस्मिक शैडो बोलते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। विश्व का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भूकंपीय क्षेत्र इसी में। किस स्थान पर विश्व की भूकंप राजधानी, तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी को ही कहते हैं। प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पी तरंगे के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, यानी ठोस के साथ साथ तरल में भी चल सकती है। ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति जो है मंद हो जाती है। आगे देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप में ये देखिए पूरा महाद्वीप दिया हुआ है, इसका मैप में भी आप देख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यहाँ नीचे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, और इधर होगा नीचे में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। इसी तरीके से है। तो अब देखते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका का है, उसके बाद क्षेत्रफल अमेरिका में है, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, तब यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान तो तिरात जीबी 54 डिग्री इजराइल में लगभग में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो बरखोया साइबेरिया रूस में -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, ये कहाँ है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। सबसे गर्म स्थान डेथ वैली उत्तर अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच कौन सा नहर है, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में दोनों बटल है, तो पनामा नहर से विभाजित करती है। यहाँ देखिए कि महाद्वीप जो है एक दूसरे को कैसे अलग करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से अलग करते हैं एक दूसरे को। खिसकता है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक मतलब खिसकना, और अलग हो जाता है। महाद्वीप की औसत ऊंचाई कितना है, किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका का देखते हैं तो लगभग में औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ यानी हिमच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप किसको कहते हैं, यूरोप को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कहेगा तो यूरोप हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा तीनों गुजरती है, पढ़ चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा कहेगा तब यूरोप हो जाएगा। कहा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी में पड़ता है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता के हिसाब से किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि देखते हैं तो ज़्यादा पड़ता है वहाँ। फिर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब संयुक्त रूप से ओशनिया देश में आता है। पूछता है कि ओशनिया देश, तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आता है। अब पर्वत श्रेणी हम लोग देखने वाले हैं। वलन, जिसको फोल्ड कहते हैं, फोल्ड क्रिया किस कारण होता है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है वलन क्रिया। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज का है। एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व के 8 गो ऊंचा पर्वत देख लीजिए सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट ऊंचा है 8848, ये नेपाल तिब्बत सीमा में है। फिर उसके बाद दूसरा ऊंचा चोटी केटू है 8611, भारत पाक अधिकृत लद्दाख में है। फिर कंचनजंगा है 8586 मीटर, ये हो गया
भारत नेपाल सीमा पर। लाहात्से 8516 है, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर। मकालू ये 8462 है, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर ये भी है। फिर चोआयू ये 8201 मीटर है, और ये भी नेपाल तिब्बत सीमा। धौलागिरी 8167 मीटर है, नेपाल में है। मनासलू 8156 है, नेपाल में है ये भी। आगे देखते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला जो है वो न्यूजीलैंड में पड़ता है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन पर्वत मोड़दार पर्वत में है, याद रखिएगा ज़्यादातर। व्हाइट माउंटेन किस देश में है, तो अमेरिका में है। भारत और म्यांमार के बीच में बर्मीज या अरकान योमा पर्वत जो है वो सीमा निर्धारित करता है। पूछता है कि अरकान योमा पर्वत किस देश में है, तो म्यांमार में है, या बर्मीज बोल सकते हैं दोनों। हिमालय का विस्तार अरकान योमा पर्वत किस देश में है, देखिए म्यांमार में है। अब विश्व के मतलब महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर, जैसे एशिया में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो एशिया में सबसे ऊंचा देखिए हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। एशिया में सबसे ऊंचा हो जाएगा, अरे यार, एशिया में सबसे ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में हो जाएगा किलिमंजारो। यूरोप में माउंट एल्ब्रूस। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर माउंट डेनाली। दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को। अंटार्कटिका का बिन्सन मासिफ। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ माउंट टिटलिस ये कहाँ स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्पेन और फ्रांस के पर्वत जो है सीमा रेखा बनाता है। पिरेनीज एगो पर्वत है, वही बनाता है स्पेन और फ्रांस की सीमा। अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत है, कौन कौन, तो हेनरी, ब्लैक हिल्स और एंडी रॉन्डेक पर्वत है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी देख लीजिए, तो कॉर्डिलारा डी लॉस एंडीज यानी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कांकागुआ इसका सर्वोच्च शिखर, यानी एंडीज पर्वत का यीशु भी कांकागुआ है सर्वोच्च शिखर। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश का सर्वोच्च शिखर, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसका वो सर्वोच्च शिखर कोसिस्को है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में पड़ता है, इसका बिन्सन मासिफ है सबसे ऊंचा चोटी। तिएनशान श्रेणी जो है ये दक्षिण मध्य एशिया में मतलब इसका है, और ये पीके पवेडा इसका ऊंचा चोटी है। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली याद कर लीजिए कि अल्ताई माउंटेन्स ये गोरावेलुखा। यूराल पर्वत श्रेणी का ऊंचा चोटी गौरा नेरोडन्या। कमचटका श्रेणी ये रूस में पड़ता है, ये क्लूचवस का। एटलस ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। ये टाउबकाल जो है एटलस का सर्वोच्च चोटी है। बरखोयास ये रूस में पड़ता है। गोतामास पश्चिमी घाट ये पश्चिमी भारत नाईमुड्डी में ये है। सियरा माद्रे ये मैक्सिको में पड़ता है, और इसका सियरा माद्रे का ऊंचा चोटी ओरिजावा। जगरोस पर्वत पूछा था कि कहाँ है, तो ईरान में है। तो ये जाड कुह इसका ऊंचा चोटी है। एल्ब्रुज कहाँ है, तो एल्ब्रुज पर्वत भी ईरान में है। देवमंद इसका ऊंचा चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज तो ये नॉर्वे में है। पश्चिमी सियाद्रा ये मैक्सिको में है। ड्रैकन्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। कॉकेकस पर्वत ये रूस में है, इसका कॉकेकस का ऊंचा चोटी याद रखिएगा एल्ब्रुस। अलास्का श्रेणी ये अलास्का में है। माउंट मैकिनले इसका उसका चोटी है, यानी अलास्का का सबसे ऊंचा चोटी माउंट मैकिनले है। कॉस्केड रेंज श्रेणी ये भी अमेरिका में है, इसका ऊंचा चोटी माउंट रेनियर। एपेनाइन श्रेणी ये एपेनाइन पर्वत इटली में पड़ता है। एपलेशियन श्रेणी ये अमेरिका कनाडा में है। आल्पस पर्वत ये मध्यवर्ती यूरोप में है, और आल्पस का ऊंचा चोटी पूछता है माउंट ब्लैक। सियरा माद्रे डेल ये मैक्सिको में है, और ये टियोटेपेक है इसका ऊंचा चोटी। यहाँ देखिए, मोड़दार और वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे शुष्क प्रदेश या मरुस्थल या घास भूमि। तो सबसे पहले देखिए, वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होगा उसको मरुस्थल के रूप में, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगा तो उसको हम लोग मरुस्थल कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, यानी मरुस्थल है फिर भी जनसंख्या रह रहा है, तो ये थार मरुस्थल भारत में है। ताकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चाइना में है, सिकियांग प्रांत में। आगे देख लीजिए, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल कहाँ है, मिस्र में है। रेग मरुस्थल कहाँ है, अल्जीरिया में है। सेरीर याद रखिएगा, मिस्र में, इजिप्ट में। और रेग मरुस्थल अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा थार है। विश्व के मरुस्थल और उनकी स्थिति देख लीजिए, जैसे सहारा है तो सहारा मरुस्थल लीबिया और नूबियन मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, स्टुअर्ट स्टोनी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ये सब ऑस्ट्रेलिया में है मरुस्थल। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया ये सब। नाफूद, हमद, रबल अल खाली ये सऊदी अरब में है मरुस्थल। नाफूद मरुस्थल पूछता है, हमद या रब अल खाली ये सब सऊदी अरब में। कालाहारी ये बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनरन ये अमेरिका मैक्सिको में है। नाबीब मरुस्थल नामीबिया में है। कराकू मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है।
थार मरुभूमि तो ये उत्तर पश्चिम भारत या पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। कजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्त लूट मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में है। दस्त कबीर ये दक्षिणी ईरान में है। दोनों देख लीजिए, दस्त लूट था पूर्वी में ईरान में ही, दस्त कबीर है दक्षिणी ईरान में। कजिलकुम उज्बेकिस्तान था। मोजेब या मोहावे या सियरा नेवदा ये अमेरिका में है मरुस्थल। सेचुरा सेचुरा मरुस्थल पेरू में है। और सियरा नेवदा मोजेब मोहावे अमेरिका में था। पेंटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो ये अटकामा मरुस्थल। सोनरन मरुस्थल अमेरिका मैक्सिको। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। नागफनी जो बायोम है, नागफनी ये किस बायोम का वनस्पति आएगा, मरुस्थलीय नागफनी मरुस्थल का आएगा। घास भूमि उन स्थान पर पाया जाता है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि मरुस्थल हो जाए, तो इसी को घास भूमि कहते हैं। देख लीजिए घास के मैदान, जैसे ये ठंडा का मैदान वाला है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। अब आगे देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। तो शीतोष्ण में देखिए स्टेपीज हो गया मध्य एशिया के और यूरोप के। वेल्ड हो गया शीतोष्ण घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। पुस्ताज शीतोष्ण कहाँ, हंगरी में। पंपास शीतोष्ण ब्राजील अर्जेंटीना और उरुग्वे में। पुस्ताज हंगरी। कैंटरबरी शीतोष्ण ये न्यूजीलैंड में। प्रेयरी शीतोष्ण ये उत्तरी अमेरिका में। और डाउन्स शीतोष्ण तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन शीतोष्ण कहाँ हो गया, या ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अब उष्ण कटिबंधीय देखिए, तो जैसे लानोस हो गया वेनेजुएला में। कंपोस हो गया ब्राजील में। और सवाना हो गया अफ्रीका में। सवाना लानोस और कंपोस तीनों को मतलब उष्ण कटिबंधीय, बाकी वो सब शीतोष्ण कटिबंधीय था। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसको यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं, तो स्टेपीज के नाम से जानते हैं। सवाना का सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका में मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो वृक्ष रहित घास है, मतलब वृक्ष नहीं मिलेगा वैसन घास, उसको पंपास कहते हैं। सवाना बायोम की जलवायु जो है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय होता है, याद रखिए। सवाना के देख लिए। अब हम लोग कहाँ, हाँ ये वाला पढ़ लीजिए। मरुस्थल स्थलखंड और शुष्क अर्ध शुष्क भाग होते हैं। यानी मरुस्थल स्थलखंड का जो है वो मतलब शुष्क या अर्ध शुष्क भाग होता है, जो मुख्यतः उपोष्ण या उच्च वायुदाब क्षेत्र में मिलेगा आपको। अब हम लोग देखेंगे घाटी और पठार। समुद्र तल से तिब्बत का पठार की औसत ऊंचाई कितना है, तो लगभग 5 किलोमीटर है तिब्बत का पठार ऊंचा। छोटा नागपुर पठार जो है वो किस प्रकार का है, तो गुंबदाकार पठार है, याद रखिएगा। संसार के छत तिब्बत के पठार को कहते हैं। स्वात घाटी यानी और गिलगित घाटी ये पाकिस्तान के मतलब चोटी है। स्वात घाटी पूछ सकता है कहाँ है, या फिर गिलगित घाटी पाकिस्तान के हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। बृहत बेसिन ये अमेरिका में है, दोनों याद रखिएगा। ग्रेट आर्टिजन बेसिन दिया तो ऑस्ट्रेलिया, और बृहत बेसिन पूछेगा तो अमेरिका। पामीर का पठार तिब्बत चाइना। कोलंबिया का पठार अमेरिका। अनातोलिया वाला तुर्की। सान पठार म्यांमार बर्मा में है। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में है। लीबियाई पठार लीबिया मिस्र में है। कोलोराडो का अमेरिका में है। पीडमाउंट का पठार ये अमेरिका में है। पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है। गोयाना पठार गोयाना वेनेजुएला सुरिनाम फ्रेंच गुयाना इस सब में पड़ता है। मोंटो ग्रासो पठार तो ये ब्राज़ील में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया चाइना में है। मोंटे ग्रासो कहाँ है, ब्राज़ील में है। पोतवार के पठार देखिए पाकिस्तान में है। मेसेटा के पठार स्पेन में है, अरेबियाई द्वीप में। अलास्का यूकॉन के पठार अमेरिका में है। एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। लॉरेशिया पठार कनाडा में है। तकला मकान पठार चाइना में है। मालवा पठार भारत में है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। आदामावा पठार तो ये है नाइजीरिया में। और लोयस पठार चाइना में है। अब हम लोग देखेंगे कि चुंबी घाटी से भारत भूटान और चीन यानी तीनों देशों की सीमा स्पर्श करती है। चुंबी घाटी भारत में कहाँ, तो सिक्किम भूटान और तिब्बत तीनों देश की सीमा चुंबी घाटी में स्पर्श करती है। अब मृतक घाटी देखिए, तो मृत घाटी जो है डेथ वैली इसको बोलते हैं। तो ये अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा उष्ण रहता है, इसीलिए इसको डेथ वैली बोलते हैं। पंजसीर घाटी तो ये अफगानिस्तान में है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जो है वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अमेरिका का जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में डेथ वैली है, ऐसे पूछेगा कि मृत घाटी कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है, तो ये मतलब भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, याद रखिएगा। टेलर घाटी पूछा, टेलर वैली अंटार्कटिका। राजाओं की घाटी किस देश में है, बाहर वाह, राजाओं की घाटी तो ये मिस्र में है। अंधी घाटी तो युग्लोवासिया में है, कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटी अंधा है वो, अंधा घाटी युग्लोवासिया, और राजा की घाटी मिस्र में। फिर उसके बाद लोटस सेंट्रल और वॉलफेक्स घाटी स्विट्जरलैंड में। लोटस सेंट्रल और वॉलफेक्स घाटी स्विट्जरलैंड में। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, नुब्रा घाटी भारत में पड़ता है, नुब्रा। हाँ, 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है।
नुब्रा घाटी तो चलिए जम्मू कश्मीर में, 10 चोटी वाला घाटी कनाडा, और ई नॉर्वे में, रोम्स डेलन घाटी नॉर्वे, लॉट ब्रुन्नेन घाटी तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, अराकू घाटी, अराकू तो भारत में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है, खुम्बू घाटी, खुम्बू नेपाल में है, गीजर की घाटी रूस में है, दामोदर घाटी भारत में है, लैटिन घाटी इटली में है, ग्लेशियर कैनियन तो ये स्विट्जरलैंड में है, स्पीति घाटी भारत में हिमाचल प्रदेश में, हुंजा घाटी, हुंजा हाँ हुंजा बढ़िया है, ये मतलब पाकिस्तान में है, वैले वैडेला नूना ये चिल्ली में है घाटी, गीजर रूस में है, खुम्बू नेपाल में, अराकू भारत में, एक बार फिर से देख ले रहे हैं, लैटिन इटली में, स्पीति यहाँ, हुंजा पाकिस्तान, ये चिल्ली में, नीलम घाटी अब देख लीजिए, नीलम घाटी पूछता है, ये पाकिस्तान में है, बराक घाटी भारत में है, ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में है, चितवन घाटी नेपाल में है, चुम्बी घाटी, चुम्बी चाइना भारत और भूटान में है, दून घाटी भारत और उत्तराखंड में है, दून घाटी भारत उत्तराखंड में, चुम्बी चाइना में है, भारत और भूटान में है, चितवन तो नेपाल देख ली, ओलंपिक कैलिफोर्निया, बराक इंडिया, नीलम घाटी पाकिस्तान, यहाँ हो गया। अब हम लोग देखेंगे देश और उनकी सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जैसे कैस्पियन सागर जो है ना, तो मतलब कौन कौन देश की सीमा को छू देता है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस को, ऐसे तो है रूस में, लेकिन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान ये सबको छूता है। फिर बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय में, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री में। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा कौन कौन देश के बीच में है, तो लीबिया और सूडान के बीच में है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, हाँ ये लीबिया और सूडान के बीच में है। इजराइल की सीमा किस किस देश से, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र को स्पर्श करता है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा, लाओस एगो है, ये मतलब एक ही मात्र है ना लाओस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, सोजी ई इरिट्रिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क ये सब स्कैंडिनेवियन से देश में आता है। स्कैंडिनेवियन में कौन कौन आ रहा है, डेनमार्क आ रहा है ना, आइसलैंड आ रहा है, फिनलैंड भी है, आइसलैंड भी है, और स्वीडन भी है, और नॉर्वे है, और डेनमार्क है। अगर भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में देखते हैं तो कौन सा यूरोप का भाग है, तो ये ग्रीनलैंड। भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो यूरोप का भाग है ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे के पूर्व में कौन, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे, ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। रियो ग्रांडे नदी जो है ये किन दो देशों के बीच सीमा बना देती है, तो अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका है और मैक्सिको देश है, तो इन दोनों देशों के बीच में रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तो तंजानिया युगांडा के बीच में, ऐसे तंजानिया और युगांडा के बीच में पूछता है कि विक्टोरिया झील कहाँ है, तो तंजानिया आंसर होता है, लेकिन युगांडा की सीमा बनाती है। 38वीं समानांतर रेखा दोनों कोरिया को अलग करता है, यह सीमा बनाता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी का। म्यांमार को पहले क्या कहते थे, बर्मा। रेडक्लिफ रेखा कब बना, तो 15 अगस्त 1947 के, इसको नाम अपने नाम पर रख दिया सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, जो करता है अपने नाम पे रखता है। आगे देखिए, मलक्का संधि जो है मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है तथा अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब जैसे डुरंड रेखा है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में खींचल है। यह डुरंड ने तैयार किया था, मोन्टिगर डुरंड नाम है इसका, ब्रिटेन के थे। ये सीमा बना दिए, परंतु अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण इसको स्वीकार नहीं करता है। अफगानिस्तान वाला नहीं कहता है कि हाँ ये सीमा के हम मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा देख लीजिए, 1914 में ये मैकमोहन बना दिया था, ब्रिटेन का ही भी था। भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था ही। मैकमोहन रेखा कौन कौन देश, भारत और चाइना। 700 मीटर लंबा ये है, 700 मील लंबा है यार, मीटर लंबा का तो कितना दूरी होगा सोच के आप देखिए। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ इसका निर्धारण कर दिए थे। हिंडनबर्ग ये जर्मनी पोलैंड के बीच में है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम ये निर्धारण हो गया था। मेनरहिम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगीनेट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्या बात है यार, इतना जल्दी रिवीजन। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा ये कच्छ के पास, जिसे भारत पाक सीमा का रेखा मानता है, किंतु भारत इसको नहीं मानता है 24वीं समानांतर रेखा को। फिर आगे देखिए 38वीं समानांतर रेखा, तो ये बोल चुके हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है बीच में। हाँ 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा, अमेरिका के अलास्का और कनाडा को मतलब अलग करता है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा ये भी अमेरिका कनाडा के बीच में है। ऑर्डरनेस रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में एगो सीज फ्राइड रेखा होता है। तो ये दूसरा विश्व युद्ध के पहले फ्रांस और जर्मनी, सीज फ्राइड में भी फ्रांस और जर्मनी बाहर है के दीवार के बीच खींच दिया गया था।
अब हम लोग देखेंगे भारत के विश्व के प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम, कि कौन नगर का है और उसका उपनाम। जैसे अब जापान के हम सूर्योदय के देश भी कह सकते हैं, ये उसका उपनाम हो गया। सूर्योदय का देश के नाम से जापान को कहते हैं, यानी सबसे पहले उदय होता होगा तो जापान में पड़ता होगा यार। दक्षिण अफ्रीका की संसद किसको बोलेंगे, तो केप टाउन नगर में है। दक्षिण अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है तो कहाँ है, तो ये केप टाउन में है। कंधार नगर तो ये अफगानिस्तान में है। आइसलैंड द्वीप जो है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में अवस्थित है। सन सिटी ये दक्षिण अफ्रीका में है। सन सिटी कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वांटो का मैदान कहाँ है, हाँ क्वांटो का मैदान जापान में है। मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहेंगे, तो हमनी के खजियार जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है, जाके घूम लीजिए, ये तो इंडिया में है। मिनी स्विट्जरलैंड है भैया। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाएगा, इस्तांबुल कहलाएगा। यानी तुर्की के किस नगर को हम पश्चिम का द्वार कहते हैं, तो इस्तांबुल को कहते हैं। आगे चलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से तो भूटान को जानते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे हो गया। अमेरिका का जो केंटुकी राज्य है वो ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है, अमेरिका के केंटुकी राज्य को। झीलों की वाटिका किसको कह सकते हैं, यानी गार्डन ऑफ लेक्स, तो ये हो जाएगा फिनलैंड। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट आप देख ही लिए, मध्यरात्रि देख लिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट देख लिए। आगे देखते हैं, पक्षियों का द्वीप महाद्वीप के नाम से तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है लेकिन इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कह सकते हैं। यूरोप की तेल राजधानी, ये एबरडीन को बोल सकते हैं, यूरोप की तेल राजधानी। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से, तो शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, ये धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी, ये श्रीलंका को बोल सकते हैं। धूम्र नगर देख लिए ना, शिकागो को, और पूर्व का स्वामिनी श्रीलंका को, पूर्वी समुद्र का, और यूरोप के तेल राजधानी एबरडीन यूके को। अब दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर जो है वो चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। सोच लीजिए, दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयर्स जो नगर है वहाँ बहुत चौड़ा चौड़ा सड़क है, इतना चौड़ा चौड़ा है कि उसको दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। आगे देखिए, माल्टा जो सागर है वो भूमध्य सागर में है। अलास्का ये अमेरिका में है। नगरों का शहर ये वेनिस इटली में है। नगरों का शहर हो गया। अब पाकिस्तान वाला थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में एगो स्वात वैली है, यानी स्वात घाटी है, उसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। बाहर भैया, पाकिस्तान के निवासी हम नहीं हैं, नहीं तो हम आ जाते घूमने। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम, एडियाट्रिक की रानी वेनिस इटली, लौंग का द्वीप जंजीबार, सात पहाड़ी का नगर के नाम से रोम को जानते हैं। शाश्वत शहर रोम, नील का वरदान नील का उपहार रोम, निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान हो गया, नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान, स्काइपर्स का नगर स्काई स्क्रैपर्स का तो न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क होता है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क है ना। अंधमादीप अफ्रीका, स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, एंटिलिटीज का मोती क्यूबा, चीनी का कटोरा वर्ल्ड वाला क्यूबा, सफ़ेद हाथी के देश थाईलैंड, हजार झील की भूमि फिनलैंड, उगते सूर्य का देश जापान, मध्य सूर्य का देश नॉर्वे, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, मोतियों का द्वीप बहरीन, हैरिंग पोर्ट अटलांटिक महासागर, संसार का छत तिब्बत का पठार, यूरोप का रोकी तुर्की, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, स्वर्णिम मनीरों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, चीन का शोक हांगहो नदी, पीली नदी हांगहो नदी, विश्व के रोटी का टोकरी प्रेयरीज उत्तर अमेरिका। अब हम लोग देखेंगे जलमंडल और महासागरीय धाराएं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ये एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का जो सीरीज शुरू किए थे, तो इस बुक में हम लोग महासागरीय धारा से अभी देखना है। तो चलिए देखते हैं, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनें, वायुदाब, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर और तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये मतलब महासागरीय धारा की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। परिभ्रमण गति, वायुदाब, प्रचलित पवन, वाष्पीकरण, वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर और तट रेखा और आकृति महाद्वीपीय तटीय बाधा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग जल से ढका है, यानी 3 भाग में 2 भाग जल है, ये कहने का मतलब है। हम्बोल्ट धारा को किस नाम से, तो पेरू के धारा या शीत जल धारा भी बोलते हैं। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर है। डेटम लाइन जो होता है वो समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई दोनों माप सकते हैं, डेटम लाइन हो गया। आगे देखते हैं, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अग्लुहास किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। सॉरगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टेरेनियन जो सागर है वो इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रेंज जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है।
आगे देखिए, कौन सा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो नॉर्वे है, जो मतलब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। किनारी जो जो धारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धारा के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम ये महासागरीय गर्म जल धारा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख महासागरीय धाराएं, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में। तो प्रशांत महासागर में देखिए कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फिर यहाँ भी उत्तरी विषुव जलधरीय धारा है, यहाँ भी मतलब। अब इसमें देखिए प्रशांत महासागर में कौन कौन सा गर्म है, तो इसमें गर्म में है उत्तरी विषुवतीय क्यूरोसिवो, ये प्रशांत महासागर। आपसे पूछ देगा कि क्यूरोसिवो जलधारा जो है वो किस महासागर का है, तो प्रशांत महासागर का है। उत्तरी प्रशांत, अलास्का, सुसीमा, दक्षिणी विषुवतीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और विषुवतीय। विषुवतीय जो लगा हुआ है अधिकतर मतलब इसी में लगता है, देखा जा रहा है। लेकिन क्यूरोसिवो, अलास्का, सुसीमा, ये तीनों याद रखिएगा प्रशांत का है, और वो भी गर्म है। अच्छा, अटलांटिक में देखिए उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, फ्लोरिडा, इसमें फ्लोरिडा गर्म है। फिर गल्फ स्ट्रीम हो गया अटलांटिक का, नॉर्वे हो गया अटलांटिक का, पूर्वी विषुवतीय एंटिलिटीज धारा हो गया, और एनलिनो की धारा भी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी में मोजाम्बिक हो गया, ग्लूहास हो गया, मेडागास्कर हो गया, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह हो गया। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं जो है 6 महीना में अपना दिशा बदलती रहती है। प्रमुख ठंडी जलधाराएं मतलब महासागरीय जलधाराएं, तो इसमें प्रशांत महासागर में क्यूराइल, कैलिफोर्नियो, हम्बल्ट, पेरुवियन, अंटार्कटिका, ओखोटस्क। अटलांटिक में लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इर्मिंजर, केनारी, फॉकलैंड, ये सब है। और हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, शीतकालीन मानसून, सोमाली, दक्षिणी हिंद, अंटार्कटिक, ये सब मतलब ठंडी में आता है। इसमें एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कैली, क्यू, हम, अंटा, ये हो गया प्रशांत का ठंडा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या बना लें, फॉक कन, यानी फाक कन, ऐसा कुछ कर लीजिए कि मतलब ग्रीन फाक कन। लेब्राडोर भी अटलांटिक का है ठंडा वाला, अरे सोमाली हो गया, ये हो गया मतलब हिंद महासागर का ठंडा। अब हम लोग देखेंगे सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। अब जैसे महासागरीय जल जो होता है, जल के तापमान को, महासागरीय जल के टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी महासागरीय जल के टेम्परेचर को कौन कौन, तो अक्षांशीय स्थिति से थोड़ा प्रभावित होता है। फिर प्रिवेलिंग वाइंड से, प्रिवेलिंग यानी सनातनी पवने से, स्थल और जल का समान वितरण से, महासागरीय धारा से, समीपवर्ती स्थल खंडों के प्रभाव से, लवणता से, और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिम शैल से। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितना, तो 1000 में 30%। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि। सागरीय जल की लवणता में योगदान सोडियम क्लोराइड लवण होता है। ग्रेट साल्ट झील जो है वो अमेरिका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो टर्की का वॉन झील है। अरब सागर में पानी का औसत खारापन 35%। जॉर्डन का मृत सागर ये 238% इसमें लवणता होता है। यानी सबसे ज़्यादा तो 330% टर्की का वॉन झील है, तुर्की का। और जॉर्डन का मृत सागर जॉर्डन में है, तो ये 238% है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35% हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तापमान का वितरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए इसमें 0 से 10 वाला में इतना तापमान होता है। अच्छा, नीचे देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। यानी पृथ्वी घूम रहा है, इसीलिए 24 घंटा में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। आगे देखते हैं विभिन्न सागर और महासागरों की लवणता। तो इसमें महासागर की औसत लवणता 35%, प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35%, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36%, हिंद महासागर के 35%, बंगाल की खाड़ी के 30%, अरब सागर के 36%, ऐसे सब मानो ये सब है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु एवं निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होता है, इसे देख लीजिए। तो ये पूरा मैप में दिखाया गया है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी बीच में आता है, और यहाँ चंद्रमा नीचे है, तो लघु ज्वार बनेगा। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति, ऐसे बनता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। यानी महासागर में अगर ज्वार भाटा आता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय दोनों। एक स्थान पर एक दिन में एक बार एक ज्वार और एक भाटा आता है, तो उसे क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है, चंद्रमा से। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो, तब वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होने के बीच कितने समय का अंतर, 24 घंटे 26 मिनट का। बारे बार 24 घंटा 26 मिनट, एक दिन में 2 बार जब ज्वार, 2 बार उत्पन्न ज्वार के बीच का समय का अंतर। दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया, अपवाह तंत्र के रूप में।
मतलब दीर्घकाल में जो जलधारा की उत्पत्ति के विकास को। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी अमेजन जो है ये अपवास क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है। एशिया का मेकांग नदी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम देशों में प्रवाहित होती रहती है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड में प्रवाहित होने वाली भ्रंश घाटी जो है वो राइन नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। वह अरीय प्रवाह का उदाहरण? तो श्रीलंका। सर एवं आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी है? नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन नदी। डेल्टा का निर्माण किस स्थान से? छिछले समुद्र से होता है। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन नदी। विश्व की प्रमुख नदी में नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर दूर है। आसवान बांध और नासिर झील इसी पर नदी पर है। अमेजन यह विश्व की सबसे बड़ी है और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। मिसिसिपी या मिसौरी उत्तरी अमेरिका की यह नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, यानी पक्षीपाद डेल्टा बनाने वाली मिसिसिपी मिसौरी है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं रियो ग्रांडे नदी। तो ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा रियो ग्रांडे नदी बनाती है वो। सेंट लॉरेंस नदी, तो ये व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। हाँ। कोलोराडो नदी, तो ये ग्रेट कैनियन और हूवर बांध एरा पर है। हूवर बांध कोलोराडो नदी और ग्रेट कैनियन बांध भी कोलोराडो नदी। अमूर नदी ये चीन और रूस की सीमा बनाती है, अमूर। डेन्यूब नदी ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यूरोपीय देशों की राजधानी जैसे बेलग्रेड से, स्लोवानिया की राजधानी ब्राटिस्लावा से, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से और हंगरी के बुडापेस्ट से, ऑस्ट्रिया के वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। अब आगे देखते हैं मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी, यह वल्डाई पठार से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी यही है, वोल्गा। नाइजर नदी, तो ये गिनी के खाड़ी में गिरने वाली यह तेल नदी के नाम से जानते हैं इसको, नाइजर नदी को। जैम्बेजी नदी, ये विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर है। अफ्रीका महाद्वीप की चौड़ी सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टैनले जलप्रपात, कांगो नदी या जायरे नदी और लिविंगस्टोन जलप्रपात, ये स्टैनले और लिविंगस्टोन दोनों कांगो या जायरे नदी पर। लिम्पोपो नदी, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत में जो कर्क रेखा है उसको माही। राइन नदी यूरोप के व्यस्ततम व्यापारिक आंतरिक जल परिवहन मार्ग और कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। मर्रे डार्लिंग नदी, यह नदी कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर आगे यहाँ देख लीजिए म्यांमार का जो इरावदी है और साल्विन नदियाँ, ये दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। रूस का वोल्गोग्राड शहर जो है वो वोल्गा नदी के किनारे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे, थेम्स बोलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग ये नेवा नदी के किनारे है। सेंट पीटर्सबर्ग याद रखिएगा, नेवा नदी के किनारे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है वो हॉर्न नदी के किनारे नदी पर तट पर है। वियना ऑस्ट्रिया में है और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। ड्रेसडेन एल्ब नदी के किनारे है, ये जर्मनी में पड़ता है ड्रेसडेन। सिडनी ये डार्लिंग नदी के किनारे है, ऑस्ट्रेलिया में। यंगून ये इरावती नदी के किनारे है, म्यांमार में। क्यूबेक ये कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। वारसा ये विस्चुला पोलैंड में पड़ता है, ये विस्चुला नदी के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी में है, जो हैम्बर्ग जर्मनी में है और एल्ब नदी के किनारे है। बगदाद ये टिग्रिस इराक मतलब देश में है। रोम ये टाइबर नदी के किनारे है, इटली में है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है, अमेरिका में है। लाहौर तो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है ये। कराची सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे, अमेरिका में। लंदन टेम्स नदी के किनारे, ब्रिटेन में। मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे, रूस में। कोलोन राइन नदी के किनारे, जर्मनी में। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे, अर्जेंटीना में। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, कनाडा में। न्यू ऑरलियंस ये मिसिसिपी नदी के किनारे, अमेरिका में। अल कैरो ये नील नदी के किनारे, मिस्र में। अल कैरो यानी काहिरा। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, जर्मनी में। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, भारत में। संघाई यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे, चाइना में। और पेरिस सीन नदी के किनारे, फ्रांस में। भारत की राजधानी दिल्ली पूछेगा तो यमुना नदी के किनारे। दजला और फरात नदी इराक के इन दोनों के संगम पर, यानी दजला और फरात के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। इराक में को बसरा नाम के शहर है से। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर ये एल्ब नदी के तट पर है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के तट पर है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर कौन सा शहर है? खार्तूम या सूडान है। टाइबर नदी, ये रोम से बहती है। पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा 10 गो नदियाँ जो लुप्त 10 नदियाँ चिन्हित विलुप्त प्राय। डेन्यूब 10, विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियाँ, खत्म हो जा रहा है। डेन्यूब यूरोप महाद्वीप में है। रियो ग्रांडे दक्षिण उत्तर अमेरिका, लाप्लाटा भी उत्तर अमेरिका में है। यांगजे एशिया में है। मेकांग एशिया में है। साल्विन एशिया में है। गंगा एशिया में है। सिंधु एशिया में है। नील अफ्रीका में है। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे लंबी नदी 13 में नील अफ्रीका, यांगटीसी क्यांग एशिया, हांगहो एशिया, पराना अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका अमूर एशिया, अमेजन दक्षिण अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी उत्तर अमेरिका, जायरे अफ्रीका, एर्टिस एशिया में और लीना भी एशिया में है। अब हम लोग द्वीप देख रहे हैं। द्वीप, तो द्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा सबसे बड़ा न्यू गिनी द्वीप है, यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा दूसरा ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी द्वीप है ना। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है। एसेसियन द्वीप, ये इंग्लैंड का उपनिवेश आता है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सलमन द्वीप जो है मेलेनेशिया द्वीप समूह में है। सलमन द्वीप। न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ये मत्स्य के लिए है। फिजी द्वीप, ये प्रशांत महासागर में है। अलियूसियन द्वीपों में संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश में है? रूस में है, 1867 में। अलियूसियन द्वीप को अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? ओहो, अलियूसियन द्वीप जो है वो अमेरिका खरीद लिया है रूस से। बताइए। फिजी द्वीप, ये प्रशांत महासागर में, ये तो ठीक है। न्यूफाउंडलैंड, ये मत्स्य के लिए है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप जो है तीनों देशों में विभाजित होता है? तो बोर्नियो द्वीप जो है 3 देश में विभाजित है ना। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, कालीमंतन द्वीप, ये बोर्नियो द्वीप पर है। 10 सबसे बड़े द्वीप में ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, उसके बाद बड़ा पूछेगा तो बोर्नियो है, इसके बाद मेडागास्कर है, तब बैफिन, सुमात्रा, होन्सू, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, एलेस्मर, ये सब है। मॉरिशस जो है कि द्वीप किस महासागर में है? दक्षिणी हिंद महासागर में है। जापान के सबसे बड़ा द्वीप होन्सू। चीन के मकाऊ द्वीप जो है वो 1999 में मतलब स्थानांतरण हुआ था। बोलियारिक द्वीप जो है भूमध्य सागर में है। द्वीपीय द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। सेशेल्स द्वीप अब देखते हैं कि कहाँ है। द्वीपीय द्वीप कहते हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को द्वीपीय द्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। अब बेली एरिक द्वीप किस महासागर में? भूमध्य सागर में। अब देख लीजिए कुछ द्वीप है कौन महासागर में। सेशेल्स हो गया हिंद महासागर में। फेरो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। न्यूफाउंडलैंड है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में। और कोर्सिका द्वीप है भूमध्य सागर में। कोर्सिका कहाँ है? तो भूमध्य सागर में ना। क्यूबा कैरिबियन सागर में। तस्मानिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। न्यूफाउंडलैंड याद रखिए उत्तर पश्चिम अटलांटिक हो गया। फेरो भी अटलांटिक में था। सेशेल्स हिंद में था। सेशेल्स हिंद महाद्वीप बहुत पूछता है। हवाई प्रशांत में था। कोर्सिका भूमध्य में था। क्यूबा कैरिबियन में है। तस्मानिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। क्यूबा कैरिबियन में है। अब आगे देखते हैं। आइसलैंड तो आर्कटिक में है। साइप्रस ये भूमध्य सागर में है। साइप्रस भी भूमध्य सागर में है और कोर्सिका था वो। फिर एसेसियन तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर ये उत्तर प्रशांत महासागर में है। बहरीन ये फारस की खाड़ी में है। अलियूसियन द्वीप ये प्रशांत महासागर में है। बैफिन द्वीप ये उत्तर आर्कटिक महासागर में है। बैंक द्वीप ये ब्यूफोर्ट सागर में है। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में है। प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप ये कनाडा ग्रीनलैंड के बीच में है। सिसिली द्वीप ये दक्षिणी भूमध्य सागर में है। नौरू ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। फिजी द्वीप ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। सिसिली द्वीप ये भूमध्य सागर दक्षिणी भूमध्य सागर में है। टोबैगो द्वीप ये कैरिबियन सागर में। फॉकलैंड ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। मॉरिशस द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में है। कनारी द्वीप ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। जापान के 4 गो द्वीप था। एरा में सबसे बड़ा होन्सू, तब होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू सबसे छोटा है लगता है। आगे हम लोग ये लास्ट पेज लगता है कि मतलब विश्व भूगोल का झील और जलप्रपात देख रहे हैं। तो झीलों के प्रकार में निम्न निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जैसे एगो प्राकृतिक झील होता है, निर्माण होता है, ऐसे कृत्रिम है। जल प्रकृति के आधार पर खारा जल वाला और मीठा जल वाला। उत्पत्ति के आधार पर तो भूकंप से बनता है, वलन से झील बन जाता है, भ्रंशन से, दरार घाटी से, हिमानी झील से, गोखुर झील है, जलोढ़ झील है और डेल्टा झील है। तो इस तरीके से बनता है। देखते हैं अब एक शुरू से। तो सबसे मीठा अगर जल वाला झील कहेगा ना ताज़ा जल के तो सुपीरियर है। और सबसे गहरा झील कहेगा तो बैकाल रूस के है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। नियाग्रा कनाडा अमेरिका में है। क्षेत्रफल के आयतन के आधार पर तो ये कैस्पियन सागर है सबसे बड़ा। अंगुली नीमा झील तो ये अमेरिका में है। ये 11 झीलों का समूह है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। ग्रेट साल्ट लेक तो ये रिफ्ट वैली का झील है। ग्रेट साल्ट लेक झील दरार घाटी का झील है। सर्वोच्च जलप्रपात तो एंजिल वेनेजुएला, टुगेला दक्षिण अफ्रीका, योसेमाइट अमेरिका, सुंदरलैंड न्यूजीलैंड, वोलोम्बी ऑस्ट्रेलिया, गैवर्ने फ्रांस में है। ट्राई से फॉलन जलप्रपात एक होता है नॉर्वे में है।
रिचेनबैक जलप्रपात ये स्विट्जरलैंड में है। मर्डाल्फसेन जलप्रपात ये भी नॉर्वे में है। ट्राइसेफोलन भी था। टुगेला दक्षिण अफ्रीका था ना, हाँ। सुंदरलैंड न्यूजीलैंड में था। वोलोमोम्बी ऑस्ट्रेलिया में था। रिब्बन रिब्बन जलप्रपात अमेरिका में है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर प्रमुख झील है। जैसे कैस्पियन सागर मतलब कहाँ पड़ता है, इसका स्थिति बता दीजिए। तो कैस्पियन सागर पड़ता है कजाकिस्तान में, रूस में, तुर्कमेनिस्तान में, अजरबैजान में, ईरान में। सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका में। विक्टोरिया युगांडा, केन्या, तंजानिया में। ह्यूरॉन कनाडा और अमेरिका में। मिशिगन अमेरिका में। ग्रेट बियर झील कनाडा। ग्रेट स्लेव कनाडा। इरी कनाडा अमेरिका। विनिपेग कनाडा। ओंटेरियो कनाडा अमेरिका। लडोगा रूस। बाल्खस कजाकिस्तान। ओनेगा रूस। अथावास्का भी कनाडा में है। रेंडियर कनाडा में। इसिक झील किर्गिस्तान में। विनिपेग कनाडा। अल्बर्ट युगांडा और कांगो में। मैनिटोबा कनाडा में। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में। और वुड कनाडा में। फिर कह रहा है कि लुडविग जो नहर है ये दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। लुडविग नहर। ये ख़त्म हो गया इसी के साथ आपका पूरा विश्व भूगोल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, उसमें कोई अलग चैप्टर देखेंगे। एनसीईआरटी का 6 से 12 तक का ये बुक है, महेश वर्णवाल का है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।